नमस्कार। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के भारत की, खास तौर पर उस दौर की जब आधुनिक राष्ट्रवाद की सोच पनपनी शुरू हुई थी। जी हाँ, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने से भी पहले की बात। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवाद की भावना अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हमारे पास जो जानकारी है, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनसे यही पता लगता है कि कई अलग-अलग वजहें थी, कोई एक कारण नहीं। सही कहा। ये कई धाराओं का संगम था, कह सकते हैं। हम अक्सर इसे सिर्फ आजादी की लड़ाई से जोड़ते हैं, पर हम्म। नींव पहले पड़ रही थी। तो आज इसी नींव की बात करते हैं, है हो ना? गया। कि वो कौन से कारक थे जिन्होंने एक बिखरे हुए से देश में एक साझी पहचान जगाई। हाँ, और आजादी की इच्छा पैदा की। तो चलिए इन्हीं कारकों पर थोड़ा गौर करते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि अंग्रेजी राज ही इसकी वजह था। उनकी नई संस्थाएं, नौकरियां, संसाधनों का इस्तेमाल। हाँ, ये बात सही है, पर पूरी नहीं। मतलब राष्ट्रवाद औपनिवेशिक नीतियों के कारण भी पनपा, और उनके खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई उससे भी। अच्छा, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, अंग्रेजों ने कुछ चीजें की जिनसे अनजाने में राष्ट्रवाद को मदद मिली, जैसे पूरे देश को एक प्रशासन में लाना। लेकिन उनकी जो नीतियां थीं, जो शोषण था, उसने भारतीयों को एकजुट होकर विरोध करने पर भी मजबूर किया। तो मतलब ये सिर्फ अंग्रेजों का किया धरा नहीं था, बाहरी असर भी थे। बिल्कुल। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई, उससे दुनिया भर में आजादी, राष्ट्र की बातें फैली। उसका असर यहां भी पड़ा। और साथ ही भारत में अपना एक सामाजिक बौद्धिक जागरण, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं, वो भी चल रहा था। तो ये कहना ठीक होगा कि अंग्रेजी राज का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था ये। काफी हद तक, हाँ। उन्होंने तो अपने शासन के लिए चीजें बनाई, लेकिन उन्हीं चीजों ने लोगों को भारतीय होने का एहसास दिलाया। और शायद सबसे बड़ी वजह ये एहसास था कि अंग्रेजों के हित और भारतीयों के हित अलग-अलग हैं, उनमें टकराव है। एकदम सही। धीरे धीरे ये समझ गहरी होती गई कि भारत की जो आर्थिक बदहाली है, उसकी जड़ में ये विदेशी शासन ही है। मतलब किसान, कारीगर, मजदूर, पढ़े लिखे लोग, व्यापारी, सबको लगने लगा कि उनका नुकसान हो रहा है। हाँ, सबको ये एहसास कि हम सबका दुश्मन एक है, और जब तक ये विदेशी राज रहेगा, हमारे हित सुरक्षित नहीं है। इसी सोच ने राष्ट्रवाद को बहुत बल दिया। और इसी एहसास को शायद देश के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण से और मजबूती मिली होगी, जो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। आप देखिए, ब्रिटिश भारत कितना बड़ा था। हिमालय से कन्याकुमारी, असम से खैबर तक, मौर्यों और मुगलों से भी बड़ा साम्राज्य। हाँ। कहीं सीधे शासन, कहीं रियासतों के जरिए, लेकिन पूरे देश में एक तरह का प्रशासन, एक जैसे कानून लागू कर दिए गए। फौजदारी, दीवानी कानून। इससे क्या हुआ? इससे भारत की जो पुरानी सांस्कृतिक एकता थी, उसे एक नई राजनीतिक शक्ल मिल गई। लोग महसूस करने लगे कि हम एक राजनीतिक इकाई का हिस्सा हैं। और फिर आई रेलवे। 1850 के बाद तो जैसे जाल बिछ गए। हाँ, रेलवे अंग्रेजों ने तो बनाई थी फौज आसानी से भेजने के लिए, कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, व्यापार पर पकड़ मजबूत करने के लिए। लेकिन हुआ कुछ और। बिल्कुल। अनजाने में ही सही, इन रेलगाड़ियों ने भारत को जोड़ दिया। अलग अलग इलाकों के लोग मिलने लगे, विचार बदलने लगे, एक दूसरे की मुश्किलें समझने लगे। अच्छा। इसी तरह डाक व्यवस्था, फिर टेलीग्राफ यानी बिजली के तार, इनसे भी दूरियां कम हुई। नेताओं का आपस में संपर्क बढ़ा, खबरें तेजी से फैलीं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होने लगी, एक आम राय बनने लगी। सोचिए, कहीं अकाल पड़ा है तो उसकी खबर और उसका असर, जैसे अनाज के दाम बढ़ना, वो दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगा। तो लोगों को लगा कि हम सब एक ही नाव में हैं। सही। ये एहसास कि हमारा सुख दुख साझा है। तो अंग्रेजों का बनाया सिस्टम जो असल में नियंत्रण के लिए था, वही राष्ट्रीय चेतना जगाने का साधन बन गया। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। यकीनन। और इसी के साथ एक और चीज हो रही थी, पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव। हाँ, मैकाले की शिक्षा नीति, जिसका मकसद तो सस्ते क्लर्क या बाबू तैयार करना था। हाँ, मकसद वही था। ट्रेवेलियन, मैकाले, बेंटिक, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की, लेकिन इसका एक और नतीजा निकला। क्या? इसने पढ़े लिखे भारतीयों के लिए पश्चिमी उदारवादी विचारों का दरवाजा खोल दिया। लोग जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, वॉल्टेयर जैसे विचारकों को पढ़ने लगे। आजादी, बराबरी, लोकतंत्र, इन सब की बातें। जी हाँ, इन विचारों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने यूरोप में जो आज़ादी के आंदोलन हुए, उनके बारे में पढ़ा, फिर अपने देश की गुलामी पर सवाल उठाए। और अंग्रेजी भाषा, उसका क्या रोल रहा? विडंबना देखिए, अंग्रेजी भाषा ने ही एक तरह से संपर्क भाषा का काम किया।
भारत में इतनी भाषाएं हैं तो अलग अलग प्रांत के नेता, बुद्धिजीवी वो अंग्रेजी के जरिए ही एक दूसरे से जुड़ पाए। ये भी एक अनपेक्षित नतीजा हुआ। बिल्कुल। इसी अंग्रेजी भाषा ने एक अखिल भारतीय आंदोलन की जमीन तैयार करने में मदद की। और इसी शिक्षा से एक नया वर्ग भी उभरा, है ना? मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार। एकदम सही। ये नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग, इनमें से कई लोग उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गए। अच्छा। वहां उन्होंने देखा कि कैसे आजाद राजनीतिक संस्थाएं काम करती हैं, नागरिकों को क्या अधिकार मिले हुए हैं। फिर वो भारत की हालत से तुलना करते थे जहां ये सब नहीं था। इसी वर्ग ने फिर भारत में एक नई बौद्धिक चेतना जगाई और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी इसी वर्ग ने संभाला। इसे भारत की नई आत्मा कहा गया। इस नई चेतना को फैलाने में प्रेस और साहित्य का भी बड़ा हाथ रहा होगा। बहुत बड़ा हाथ। आप सोचिए, तमाम पाबंदियों के बाद भी 19वीं सदी में भारतीय भाषाओं में अखबारों और पत्रिकाओं की जैसे बाढ़ आ गई थी। हाँ, कितने अखबार रहे होंगे अंदाजन? 1877 के आसपास का एक आंकड़ा है। करीब 169 अखबार थे अलग अलग भाषाओं में, और उनकी कुल प्रसार संख्या भी करीब 1 लाख तक पहुंच गई थी। ये तो काफी बड़ी संख्या है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, और ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे। तो क्या करते थे? ये जनमत बनाते थे, सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते थे, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताते थे। स्वशासन, लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, औद्योगिकीकरण, इन सब आधुनिक विचारों को फैलाते थे। ये नेताओं के बीच विचारों के आदान प्रदान का मंच भी बने। पैम्फलेट छपते थे, राष्ट्रवादी साहित्य लिखा जा रहा था। जैसे कि कुछ नाम याद हैं? बिल्कुल। हिंदी में भरतेंदु हरिश्चंद्र थे, बांग्ला में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, असमिया में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। इन सब ने अपनी कविताओं, निबंधों, नाटकों, उपन्यासों से देशभक्ति की आग जलाई। तो साहित्य ने राष्ट्रवाद को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। दिल और दिमाग दोनों तक। इसने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना को मजबूत किया। ये भी दिलचस्प है कि ये राष्ट्रवाद सिर्फ भविष्य की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि अपने अतीत से भी प्रेरणा ले रहा था। आपने शुरू में भारत के अतीत के पुनर्अध्ययन का जिक्र किया था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीयों को अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक युग, ये सब धुंधला था। फिर जानकारी कैसे सामने आई? इसमें कुछ यूरोपीय विद्वानों का भी योगदान था, जैसे मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, और साथ ही भारतीय विद्वान भी थे, जैसे आरजी भंडारकर, आरएल मित्रा, बाद में स्वामी विवेकानंद। इन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, गणित की महान उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखा, उनकी पुनर्व्याख्या की। इसका लोगों पर क्या असर पड़ा, मनोवैज्ञानिक रूप से? जबरदस्त असर पड़ा। जब लोगों को अपने गौरवशाली अतीत का पता चला तो उनमें एक आत्मसम्मान जागा, एक गर्व की भावना आई, राष्ट्र प्रेम मजबूत हुआ। और उस समय यूरोपीय चिंतकों ने ये थियरी विधि कि भारतीय और यूरोपीय मूल रूप से एक ही आर्य नस्ल की संतानें हैं। हालांकि ये थ्योरी बाद में विवादित हुई, पर उस वक्त इसने भारतीयों की हीन भावना को कम करने में मदद की। अच्छा, ये कि हम किसी से कम नहीं है। हाँ, और ये सोच भी टूटी कि भारत हमेशा से गुलाम ही रहा है। इस ज्ञान ने राष्ट्रवाद के लिए एक मजबूत मानसिक आधार तैयार किया। और समाज के अंदर जो हलचल थी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उनका क्या योगदान था? उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। 19वीं सदी में जो आंदोलन चले, राजा राम मोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले तक, इन्होंने समाज में जो कुरीतियां थी, सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, उनके खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक बराबरी पर जोर दिया। लेकिन इसका राष्ट्रवाद से क्या जुड़ाव था? जुड़ाव ये था कि जब इन सुधारकों ने अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की और सरकार से मदद मांगी, तो उन्हें अक्सर अंग्रेजी सरकार का रवैया बहुत ढीला ढाला, उदासीन लगा। अच्छा। तो कई सुधारकों को ये महसूस हुआ कि जब तक अपना राज नहीं होगा, स्वशासन नहीं होगा, तब तक समाज को पूरी तरह सुधारना भी मुश्किल है, सरकार का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। समझी। इन आंदोलनों ने लोगों में अन्याय के खिलाफ खड़े होने का, संघर्ष करने का साहस भी पैदा किया। इन सब भारतीय कारकों के अलावा क्या दुनिया में जो दूसरी घटनाएं हो रही थी, उनका भी कोई असर पड़ रहा था? हाँ, बिल्कुल पड़ रहा था। लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि कैसे दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेश खत्म हो रहे हैं, नए राष्ट्र बन रहे हैं। अच्छा। कैसे यूनान और इटली अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आयरलैंड में क्या चल रहा है।
इन सब घटनाओं ने भारतीयों को भी प्रेरणा दी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल, यही भावना इसने उम्मीद जगाई। लेकिन शायद जो सबसे सीधी और तीखी प्रतिक्रिया हुई होगी वो तो अंग्रेजों के अपने व्यवहार के खिलाफ हुई होगी। उनका वो जातीय अहंकार, जिसे कहते हैं रेशियल एरोगेंस। हाँ, ये एक ऐसा कांटा था जो हर भारतीय को, खासकर पढ़े लिखे वर्ग को, रोज चुभता था। अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्ताव बहुत खराब था। जैसे वो भारतीयों को नेटिव या दूसरे अपमानजनक शब्दों से बुलाते थे। सड़कों पर मारपीट कर देना आम बात थी। रेलवे के डिब्बों में, क्लबों में, पार्कों में बराबरी का दर्जा नहीं था। अंग्रेजों को लगता था कि वो शासक नस्ल हैं, श्रेष्ठ हैं और भारतीय उनसे कमतर हैं। और ये सिर्फ सामाजिक व्यवहार में ही नहीं था, प्रशासन और कानून में भी था। हाँ, बिल्कुल। ऊंची सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए लगभग बंद थे, चाहे वो कितने भी योग्य क्यों ना हो। और न्याय व्यवस्था में तो हाल और भी बुरा था। जी। एक अंग्रेज अफसर थे जियो ट्रेविलियन। उन्होंने 1864 में खुद लिखा था कि अदालतों में एक अंग्रेज की गवाही का वजन कई हिंदुओं की गवाही से ज्यादा होता है। सच में? हाँ, उन्होंने कहा कि ये स्थिति बेईमान अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का एक भयानक हथियार दे देती है। ये सरासर अन्याय था और इसने भारतीयों के मन में बहुत कड़वाहट भर दी थी। लॉर्ड लिटन के समय में तो शायद ये नीतियां और भी ज्यादा दमनकारी हो गई थीं। हाँ, लिटन का दौर 1876-80 तो बहुत ही खराब रहा। एक के बाद एक ऐसी नीतियां आईं जिनसे भारतीयों का गुस्सा भड़क उठा। जैसे कि एक तो 1876 में इंडियन सिविल सर्विस मतलब आईसीएस की परीक्षा में बैठने की उम्र 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी। क्यों? ताकि भारतीय आसानी से ये परीक्षा पास ही ना कर सकें। ये जानबूझकर किया गया था। अच्छा, और फिर 1877 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आलीशान दरबार लगाया गया महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। और उसी वक्त दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे। हे भगवान, ये तो बहुत असंवेदनशील था। बिल्कुल। फिर 1878 में आया वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। इसने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी, उनकी आजादी छीन ली, जबकि अंग्रेजी अखबारों पर ऐसा कुछ नहीं था। दोहरा मापदंड। हाँ, और उसी साल आया आर्म्स एक्ट। इसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना एक जुर्म बन गया, जबकि अंग्रेजों पर यह लागू नहीं था। इन सब कदमों से तो अंग्रेजों की असलियत सामने आ गई होगी। एकदम। लोगों को समझ आ गया कि सरकार की मंशा क्या है। इन नीतियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जनमत तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और फिर 1883 में वो इल्बर्ट बिल वाला विवाद हुआ। वो क्या था? हाँ, इल्बर्ट बिल। उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, जो थोड़े उदार माने जाते थे। उन्होंने कानून लाने की कोशिश की। क्या कानून? कानून ये था कि भारतीय जजों को भी यूरोपीय यानी अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। अभी तक ये हक सिर्फ अंग्रेज जजों को था। ये तो बराबरी की बात थी। फिर विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने और इंग्लैंड में बैठे अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने संगठित होकर हंगामा खड़ा कर दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई काला आदमी किसी गोरे आदमी का मुकदमा सुने। अच्छा, इतना नस्लवाद? हाँ, इतना तीखा विरोध हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, बिल को बदलना पड़ा, उसे बहुत कमजोर कर दिया गया। इस पूरी घटना का भारतीयों पे क्या असर पड़ा? इसने भारतीयों को आईना दिखा दिया। उन्हें साफ समझ आ गया कि अंग्रेज नस्ल के आधार पर उनसे कितनी नफरत करते हैं और उन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। इस अपमान ने, इस कड़वे सच ने भारतीयों को झकझोर दिया। उन्हें लगा कि अगर इज्जत और अधिकार चाहिए तो खुद संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, कोई और उनके लिए नहीं लड़ेगा। और शायद इसी एहसास ने राजनीतिक संगठनों को और मजबूत किया होगा। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस के गठन से पहले ही राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई थीं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस कोई पहली राजनीतिक संस्था नहीं थी। उससे पहले भी कई संगठन बन चुके थे, काम कर रहे थे। जी हाँ, काफी संगठन थे। उनकी प्रकृति कैसी थी, मतलब शुरुआत वाले संगठनों की? जो शुरुआती संगठन थे 19वीं सदी के पहले हिस्से में बने, उनका नेतृत्व ज्यादातर अमीर लोगों, जमींदारों, प्रभावशाली वर्गों के हाथ में था। अच्छा। वो ज्यादातर स्थानीय या क्षेत्रीय होते थे और उनकी मांगें भी सीमित थी। प्रशासन में थोड़े सुधार हो जाएं, भारतीयों को कुछ भागीदारी मिल जाए, शिक्षा थोड़ी फैल जाए। और वो अपनी बात कैसे रखते थे? ज्यादातर याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों के जरिए, मतलब सरकार से अपील करते थे। लेकिन बाद में जो संगठन बने उनमें कुछ फर्क था? हाँ, बिल्कुल। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब 1850 के बाद जो संस्थाएं बनी, उनमें फर्क दिखने लगा। क्या फर्क? उनका नेतृत्व अब ज्यादातर नए पढ़े लिखे मध्य वर्ग के हाथ में आ रहा था।
वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक, ये लोग ज्यादा मुखर थे। इनकी मांगें ज्यादा व्यापक थीं और ये सिर्फ याचिकाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि विरोध प्रदर्शन, जनमत तैयार करने जैसे तरीकों पर भी जोर दे रहे थे। बंगाल इस मामले में शायद सबसे आगे था। हाँ, बंगाल में राजनीतिक चेतना पहले जागी। राजा राम मोहन राय ने तो शुरुआत की थी, लेकिन संगठित राजनीति की नींव उनके सहयोगियों ने रखी। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन बनी, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। ये जमींदारों के हितों के लिए थे। हाँ, मुख्य रूप से। लेकिन ये भारत की शायद पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित होकर संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें रखीं। इसके बाद और कौन से संगठन अहम थे बंगाल में? 1851 में जमींदारी एसोसिएशन और एक और ग्रुप मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी। इसने ब्रिटिश संसद को चिट्ठी लिखकर अलग विधायिका, सरकारी खर्च में कमी, नमक कर हटाने जैसी मांगें रखीं। कुछ हद तक सफलता भी मिली। फिर दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भी एक संस्था बनाई थी। हाँ, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसका मकसद था ब्रिटेन में भारत के पक्ष में माहौल बनाना, वहां के लोगों को भारत की समस्याओं से अवगत कराना। बाद में इसकी शाखाएं भारत में भी खुली। लेकिन असली तेजी 1870 के दशक में आई। हाँ, 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बनाई और फिर 1876 में बनी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे, है ना? इसे तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में गिना जाता है। बिल्कुल। इंडियन एसोसिएशन पिछली संस्थाओं से ज्यादा रैडिकल थी, ज्यादा मध्यवर्गीय थी। इसका मकसद ही था पूरे देश में एक मजबूत जनमत तैयार करना, एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम पर भारतीयों को एकजुट करना। इसने क्या-क्या किया? इसने सिविल सेवा परीक्षा के नियमों के खिलाफ आवाज उठाई, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे जो दमनकारी कानून थे, उनका जोरदार विरोध किया। इसने मांग की कि सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों जगह एक साथ हो। हाँ। इसने अपनी सदस्यता फीस भी कम रखी थी ताकि आम पढ़े लिखे लोग भी इससे जुड़ सकें। और 1883 में इसने कलकत्ता में एक अखिल भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया था। अच्छा, तो ये तो कांग्रेस से पहले ही अखिल भारतीय स्तर पर कोशिश कर रही थी। हाँ, इसीलिए इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। बाद में 1886 में ये कांग्रेस में शामिल हो गई। बंगाल के अलावा बम्बई और मद्रास में क्या स्थिति थी? बम्बई में भी संगठन बन रहे थे। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन बनी, कैलकाटा वाली के नमूने पर। फिर 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई, जो सरकार और जनता के बीच एक पुल की तरह काम करती थी, लोगों की शिकायतें सरकार तक पहुंचाती थी। और 1885 में? 1885 में, यानी जिस साल कांग्रेस बनी, उसी साल बम्बई में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग जैसे नेताओं ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई। और मद्रास में? मद्रास में पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी थी, पर वो ज्यादा प्रभावी नहीं रही। फिर मई 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी। इसके नेता थे एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। इनका भी मकसद यही था कि स्थानीय संगठनों के कामों में तालमेल बिठाया जाए। तो मतलब कांग्रेस के आने से पहले ही ये सारे संगठन अलग अलग जगहों पर सक्रिय थे और कई मुद्दों पर देशव्यापी अभियान भी चला रहे थे। हाँ, बिल्कुल। कई अभियान चले इन संगठनों के नेतृत्व में। जैसे? कौन कौन से मुद्दे थे? जैसे 1875 में कपास पर जो आयात शुल्क लगाया गया था, उसका विरोध हुआ। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ज्यादा मौके मिले, इसके लिए आवाज उठी। लॉर्ड लिटन की जो अफगान नीति थी, उसका विरोध किया गया। शस्त्र अधिनियम का विरोध, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का विरोध, इल्बर्ट बिल के समर्थन में अभियान चला। यहां तक कि राजनीतिक कामों के लिए एक अखिल भारतीय कोष बनाने की बात भी हुई। अच्छा। और इंडियन एसोसिएशन ने तो सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा घटाने के खिलाफ पूरे भारत में प्रदर्शन आयोजित किए थे। तो आप देख सकती हैं कि एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत महसूस की जा रही थी और उसकी जमीन तैयार हो रही थी। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कोई एक घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई सारी चीजों का मिला-जुला नतीजा था। एक तरफ अंग्रेजी राज का आर्थिक शोषण, दूसरी तरफ उसी राज के तहत हुआ देश का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। हाँ। प्रेस और साहित्य ने जो चेतना जगाई, अपने गौरवशाली अतीत की खोज ने जो आत्मसम्मान दिया, समाज सुधार आंदोलनों ने जो लड़ने का हौसला दिया, और नए मध्य वर्ग का उभार, दुनिया भर में हो रही आजादी की लड़ाइयां, और हाँ, अंग्रेजों की अपने दमनकारी और नस्लभेदी नीतियां
जिन्होंने भारतीयों को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। और ये भी साफ है कि कांग्रेस से पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में, बंगाल, बम्बई, मद्रास में कई राजनीतिक संगठन खड़े हो चुके थे। जी हाँ, जमींदारी एसोसिएशन से लेकर इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा तक, ये सब उस बड़ी इमारत की नींव के पत्थर थे जिस पर बाद में आजादी का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। आज हमने देखा कि कैसे ये अलग अलग चिंगारियां सुलग रही थीं, जो धीरे धीरे एक बड़ी ज्वाला बनने वाली थीं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? यही कि ये जो शुरुआती संगठन थे, जो ज्यादातर क्षेत्रीय थे, अलग अलग काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसी कौन सी कड़ी पकड़ी, ऐसा क्या हुआ कि वो एक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप ले सके? अच्छा सवाल है। क्या इन शुरुआती संगठनों की जो रणनीतियां थीं, जो उनकी सफलताएं या असफलताएं थीं, उनका सीधा असर बाद के स्वतंत्रता संग्राम के तरीकों पर पड़ा? और अगर हाँ, तो